गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ग्राफ क्लास पार्ट नंबर 3। ठीक है, हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि हम पढ़ चुके थे ना कि स्ट्रेट लाइन पे तो क्या होते हैं, अलग अलग पोजीशन पर जो एंगल होते हैं वो सेम होते हैं, स्लोप सेम होता है। ठीक है, जैसे ये है स्ट्रेट लाइन, मान लो यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल क्या रहेगा, थीटा, क्योंकि कोरिस्पोंडिंग एंगल होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि स्लोप एट डिफरेंट पोजीशन, अलग अलग पोजीशन पर स्लोप क्या रहता है, सेम रहता है। किस केस में? स्ट्रेट लाइन पाथ पे। लेकिन कर्व पाथ में क्या होता है, अलग अलग पोजीशन पर स्लोप भी क्या होता है, अलग अलग ही होता है। ठीक है, अब देखो, when curve becomes horizontal to vertical the slope increases। ये देखो, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल। स्लोप क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल से कहां जा रहा है, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल से कहां जा रहा है, वर्टिकल। ठीक है, आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, 0। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, 0। ये हॉरिजॉन्टल से क्या हो रही है, वर्टिकल। और आपको पता है कि वर्टिकल ऐसी सीधी हो जाएगी। अभी वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है, इनफिनाइट, है ना। हॉरिजॉन्टल से क्या हो रही है, वर्टिकल। और आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप होता है 0, वर्टिकल लाइन का होता है इनफिनाइट। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, 0 से इनफिनाइट यानी इंक्रीज हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। When curve becomes horizontal to vertical line, the slope increases। स्लोप क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, इंक्रीज, इंक्रीजिंग। ठीक है, इसमें देखो पहले क्या था, स्लोप वर्टिकल, वर्टिकल से क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल, यानी पहले इनफिनाइट से क्या हो रहा है, ये 0। कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, 0, एंड वर्टिकल लाइन के क्या था, इनफिनाइट। हॉरिजॉन्टल से अगर वर्टिकल हो रही तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वर्टिकल से अगर हॉरिजॉन्टल हो रहा है स्लोप तो क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। आगे बात समझ आपको इतनी कि हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होने पर स्लोप बढ़ता है और वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल होने पर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, और देखो अगर ग्राफ से ऊपर हो, ग्राफ से ऊपर कर्व हो, मान लो ऐसे ऐसे, ये तो आप पढ़ ही चुके थे, ये क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है, कांस्टेंट। ठीक है, ये स्लोप हो, ये स्लोप हो ग्राफ से ऊपर, ये सारे कैसे हैं, पॉजिटिव स्लोप। ये देखो ग्राफ से ऊपर ये वाला है ना, पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं इसको। ये क्या है, ये भी ग्राफ से ऊपर ऐसे, ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव इंक्रीजिंग है, ये क्या, पॉजिटिव डिक्रीजिंग है। ठीक है, चलिए आगे। अब ये देखो पहले क्या था, स्लोप हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से क्या आ रहा है, वर्टिकल, तो स्लोप तो क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, क्या है, इंक्रीजिंग। इसमें वर्टिकल से, ये वर्टिकल था, अब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल, तो इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। यहाँ तो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हुआ तो इंक्रीजिंग, स्लोप तो इंक्रीज हो रहा था, और यहाँ पे वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो गया, क्या हो रहा है, ये डिक्रीजिंग। ठीक है, तो देखो ये क्या है, नेगेटिव। कैसे, हमने पढ़ा था ग्राफ से ऊपर ऐसे वाले जो होते हैं वो तो होते हैं पॉजिटिव सारे, ग्राफ से ऊपर। अगर ऐसे आ जाए, अब ये सारे कौन से होते हैं, नेगेटिव स्लोप, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव। अब ये वाली कर्व जो है, ये वाली है ना नेगेटिव, तो नेगेटिव इंक्रीजिंग, और ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो आप स्लोप से बताओगे कि हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, उसके बेस्ड पे इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। और ये आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ से ऊपर वाले होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव ऐसे, ये वाले, और ये वाले कौन से होते हैं, डिक्रीजिंग। ठीक है, ये आपको पता ही है कौन सा स्लोप होता है, पॉजिटिव हम पहले पढ़ चुके थे। और ये कौन सा होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कांस्टेंट तो होता है ये भी, पर ये पॉजिटिव है, और ये कौन सा है, नेगेटिव कांस्टेंट है। ठीक है, स्लोप एट डिफरेंट पोजीशन इज सेम ऑन स्ट्रेट लाइन। ये कांस्टेंट क्यों है, देखो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, और हम पढ़ चुके थे स्ट्रेट लाइन पर कहीं पर भी स्लोप लेंगे वो क्या रहेगा, हमेशा सेम ही रहेगा, तो ये कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे
स्लोप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर क्या रहता है, सेम, इसीलिए क्या आ जाता है ये कांस्टेंट, ना ही तो घटता ना ही बढ़ता, ठीक है। और ये आपको पता है ये पॉजिटिव स्लोप होता है, ये कौन सा होता है, नेगेटिव स्लोप। जैसे देखो, अब ये जो ऊपर वाले थे सब क्या थे, पॉजिटिव, क्या थे, पॉजिटिव, और ये नीचे वाले सब कौन से होते हैं, नेगेटिव, ठीक है। ये आपको पता ही है, ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन जो होती है वो तो कांस्टेंट ही रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है, ठीक है। ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन, ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। और ये नीचे ये वाला आपको पता है ये पॉजिटिव होता है, और ये कौन सा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। और इन पे तो स्लोप अलग अलग पोजीशन पर सेम ही रहते हैं, तो ये कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। अब ये देखो, ये वर्टिकल था पहले, वर्टिकल था इसका, ये क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल, तो ये तो क्या आएगा, डिक्रीजिंग। ये हॉरिजॉन्टल था, हॉरिजॉन्टल से क्या हो गया, वर्टिकल, तो ये आ जाएगा इंक्रीजिंग, पॉजिटिव इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप स्लोप को देख के बताएंगे, ठीक है। ये आपको पता है कि ये सब नीचे वाले कौन से होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये आपको पता है, ये स्ट्रेट लाइन वाला कांस्टेंट होता है। ये हॉरिजॉन्टल से क्या आ रहा है, वर्टिकल, तो ये तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, क्योंकि पहले स्लोप जीरो था, अब इनफिनाइट हो जाएगा। इसमें क्या था, वर्टिकल, स्लोप ज्यादा था, अब जीरो जाएगा हॉरिजॉन्टल होके, तो ये क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग, ठीक है। आगे बात समझ आपको। क्वेश्चन नहीं है, अब आपको नेचर ऑफ स्लोप बताना है। पहले तो देखो, ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, पहला काम तो ये है कि आप ये बताओ ये पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, ये ग्राफ से ऊपर है, ये वाला है, तो पॉजिटिव होएगा, ठीक है। अब आप ये बताइए इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है, तो देखो पहले ये स्लोप क्या था, यहाँ पे वर्टिकल, वर्टिकल से क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल मतलब जीरो हो रहा है, यानी डिक्रीजिंग है, क्या है ये, बी टू सी, बी टू सी, ये जो हमने पढ़ा था अभी कि ये वाले जो स्लोप है ये तो सब पॉजिटिव है, ऐसे वाले, लेकिन कोई ऐसा दिख जाए आपको रिवर्स, तो ये सब क्या है, नेगेटिव है ना। तो ये बी टू सी जो कर्व है आपको किस जैसी लग रही है, यही, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब आप ये बताइए इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है, तो देखो हॉरिजॉन्टल था पहले यहाँ पे बी टू सी, फिर वर्टिकल होता जा रहा है स्लोप, ये लाइन वर्टिकल होती जा रही है, मतलब स्लोप क्या करेगा, इंक्रीजिंग होएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जीरो था और वर्टिकल लाइन का क्या होता है, इनफिनाइट, तो ये बढ़ता जाएगा। सी टू डी, ये सी टू डी देखो आप, सी टू डी आपको ये लग रहा है ना, नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा ये बताओ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, तो देखो वर्टिकल से क्या हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल से क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल। मान लो जैसे कार थी ना, अब ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे इधर स्ट्रेट आ जाए ऐसे, ठीक है, तो क्या आएगा ये, अब वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रहा है ना, डिक्रीजिंग। अब ये देखो डी टू ई, डी टू ई ये वाली कर्व है, मतलब ये वाली, ठीक है, तो क्या आएगी, पॉजिटिव। अब आप ये बताइए इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा है, बढ़ रहा है ना, तो इंक्रीजिंग। कर लीजिए आप इसको नोट।
कर लिया आपने नोट? चलिए आगे। हाउ टू ड्रॉ ग्राफ्स। ये अब ग्राफ है ना, 4 कंडीशन 4 केस है इसके। बॉडी लाइज एट रेस्ट, चाहे तो बॉडी रेस्ट में हो, या फिर बॉडी मूव कर रही हो किससे, कांस्टेंट वेलोसिटी से, या फिर बॉडी मूव कर रही हो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, या फिर कांस्टेंट रिटार्डेशन से। हम 4 केस पढ़ेंगे, ठीक है। बॉडी लाइज एट रेस्ट मतलब बॉडी अभी मूव ही नहीं कर रही, रेस्ट में है, चल ही नहीं रही। चल नहीं रही तो उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होएगा, और चल ही नहीं रही तो कोई डिस्प्लेसमेंट भी नहीं की बॉडी ने, तो है ना। तो देखो बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब उसने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं की, इधर जीरो में आ जाएगा इस स्लोप, तो इधर रेस्ट में है ना, या कुछ है ही नहीं इसके पास, सारी चीज क्या है, जीरो है। तो एक्स टी का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे, और वी टी का ऐसे, और ए टी का ऐसे। dx बाई डी टी, स्लोप ऑफ dx बाई डी टी, मतलब dx और dt के ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिलती है, वेलोसिटी मिलती है। अब बॉडी रेस्ट में है, वेलोसिटी चली ही नहीं, तो वेलोसिटी कहाँ से आ गई उसके पास, तो क्या आ जाएगी, जीरो। जीरो आ गई तो ये यहीं पे रहेगा ग्राफ, तो कुछ मूव ही नहीं किया, ठीक है, जीरो में दिखाएंगे। dv बाई डी टी, स्लोप ऑफ dv बाई डी टी क्या देता है, एक्सेलरेशन। अब बॉडी ने मूवमेंट ही नहीं की, कुछ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं की, तो एक्सेलरेशन तो जीरो है उसके पास, ठीक है, तो ये भी जीरो आ जाएगा, डी बाई डी टी भी क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये है कि बॉडी लाइज एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में है तो कैसे ग्राफ बनेंगे, डी एक्स डी टी, डी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी, डी ए बाई डी टी, ठीक है, सब क्या आ जाएंगे, जीरो। सेकंड केस देखिए, बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब बॉडी किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। तो ये देखो एक्स टी ग्राफ है, आपको पता है कि स्लोप ऑफ डी एक्स बाई डी टी, dx बाई डी टी के ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है। और वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी गिवन है, dx बाई डी टी से क्या मिलती है, वेलोसिटी मिलती है। वेलोसिटी तो है ना उसके पास, कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो dx बाई डी टी वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट के लिए तो ये ग्राफ बनता है ना, अभी हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट का तो ये स्लोप होता है। dv बाई डी टी क्या देते हैं, एक्सेलरेशन। अब कांस्टेंट वेलोसिटी है तभी तो एक्सेलरेशन जीरो है, और dv बाई डी टी से हमें एक्सेलरेशन मिलते हैं, और कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट लाइन के स्लोप से हमें कांस्टेंट सॉरी मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो उसका स्लोप क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन जीरो है, और dv बाई डी टी से हमें एक्सेलरेशन मिलता है, एक्सेलरेशन तो है ही जीरो, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये कुछ v नॉट वेलोसिटी है यहाँ पे, मतलब जीरो नहीं थी, कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी इसके पास पहले से थी, कांस्टेंट, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप वैसे भी जीरो ही आएगा, है ना। dA बाई डी टी, अब वेलोसिटी कांस्टेंट थी तो एक्सेलरेशन जीरो था, तो ये तो यही बनेगा जीरो में, ये तो यही रहेगा, एक्सेलरेशन है ही नहीं उसके पास, और dA बाई डी टी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बॉडी किससे मूव कर रही है, कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो पहले एक्स टी ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, है ना। तो आपको पता है कि एक्स टी ग्राफ ड्रॉ करते हैं तब हम, तो क्या होता है कि स्लोप ऑफ dx बाई डी टी, dx बाई डी टी के ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिलती है, वेलोसिटी मिलती है, और बॉडी मूव्स कर रही है किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, है ना। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा, dx बाई डी टी में वेलोसिटी देता है ना, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो देखो हॉरिजॉन्टल से क्या हो रही है, वर्टिकल यानी इंक्रीजिंग भी है ना। तो dx बाई डी टी से वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अच्छा अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, dv बाई डी टी के स्लोप से हमें एक्सेलरेशन मिलता है, मिल रहा है एक्सेलरेशन, तो कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है पहले से, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट के तो ये बनता है ग्राफ, ऐसे ही बनता है। कांस्टेंट लाइन का स्लोप तो ऐसे ही होता है ना कि dv बाई डी टी में एक्सेलरेशन देता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यही बनेगा। कांस्टेंट के लिए हमने पढ़ा था ना कि कांस्टेंट तो यही होता है, दोनों ही कांस्टेंट होते हैं, ये पॉजिटिव वाला कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट के लिए तो ये बनाते हैं, और ये क्या होता है, नेगेटिव कांस्टेंट,
ठीक है, dv बाई dt से हमें एक्सेलरेशन मिल गया। अब da बाई dt के स्लोप से हमें क्या मिलेगा, जीरो आएगा। देखो क्योंकि एक्सेलरेशन तो क्या है, अभी कांस्टेंट है ना, ए नोट कुछ एक्सेलरेशन है पहले से, तो ये तो कांस्टेंट का तो ऐसे बनाएंगे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है। ठीक है, चलिए आगे। वैसे हमें डी डी टी बाई के स्लोप से कुछ मिलता ही नहीं है। बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट रिटार्डेशन, रिटार्डेशन कर रही है बॉडी अब। ठीक है, तो ये देखो dx बाई डी टी, मतलब कुछ भी हो, रिटार्डेशन कर रही है बॉडी, लेकिन वेलोसिटी इससे हमें मिलेगी तो dx बाई डी टी से वेलोसिटी ही मिलेगी, लेकिन रिटार्डेशन कर रही है, इसका मतलब क्या होगा, पहले वर्टिकल थी देखो, अभी क्या हो जाएगी हॉरिजॉन्टल। स्लोप तो अब भी पॉजिटिव ही है, पर ये क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। क्यों, वर्टिकल से क्या होगी हॉरिजॉन्टल होगी, मिल तो अब भी वेलोसिटी रही है ना, नेगेटिव ये डिक्रीजिंग हो जाएगा लेकिन। अच्छा, dv बाई dt से हमें मिलता क्या, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तब भी मिल रहा है, रिटार्डेशन में है, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव कांस्टेंट, रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव हो जाता है ना वो। ठीक है तो कांस्टेंट अब भी कांस्टेंट रिटार्डेशन दे रखे है ना, तो ये देखो dv बाई dt से हमें क्या मिल गया, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो क्या अभी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ही होता है स्लोप तो। ठीक है, पर ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि बॉडी क्या करी थी, रिटार्डेशन करी थी। ठीक है, स्लोप da बाई dt, अब एक्सेलरेशन तो है कांस्टेंट पर रिटार्डेशन है, तो एक्सेलरेशन ए नोट मान ली तो अभी कांस्टेंट है, पर रिटार्डेशन कर रहा था इसलिए माइनस में आ जाएगा ए नोट, डी बाई डी टी क्या हो जाएगा जीरो। देखो अब हमने चार केस पढ़े, एक तो बॉडी रेस्ट में है जब, बॉडी लाइज एट रेस्ट। फर्स्ट केस तो हमने क्या पढ़ा कि बॉडी जब रेस्ट में है, एक्सटी ग्राफ, ठीक है, वीटी ग्राफ, और क्या पढ़ा हमने एटी ग्राफ, तीन ग्राफ पढ़े हमने। बॉडी किस में थी, रेस्ट में थी, तो उसके पास डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ऐसे सब कुछ जीरो था। आपको पता है कि dx बाई dt से हमें वेलोसिटी मिलती है वैसे तो, पर अभी तो सब कुछ जीरो है तो क्या जाएगा जीरो, dv बाई dt के स्लोप से भी कुछ नहीं मिलेगा अब तो जीरो, और da बाई dt भी क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो। ठीक है, अब सब कुछ जीरो है तो ग्राफ इस एक्स एक्सिस में ही बनेगा ऐसे, यहाँ भी ऐसे होएगा, इधर भी यही होएगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो हमने ये पढ़ी। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या थी, अब बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो आपको पता है कि स्लोप ऑफ dx बाई dt क्या देता है, वेलोसिटी देता है, और ये गिवन है कि बॉडी जो है वो मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो dx बाई dt वेलोसिटी देता है पहली बात तो ये, और कांस्टेंट का स्लोप तो ऐसे ही बनता है। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये आ जाएगी यहाँ पे ऐसे, v नोट कांस्टेंट थी कुछ, वेलोसिटी जो भी थी। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट थी तो एक्सेलरेशन तभी तो जीरो था, तो da बाई dt तो अब भी जीरो है। और dv बाई dt के स्लोप में एक्सेलरेशन मिलता है, एक्सेलरेशन है क्या जीरो, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है।
ठीक है, कर लीजिए आप नोट इसको। थर्ड केस ये है कि बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो आपको पता है कि dx बाय dt से तो अब भी वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, थर्ड कंडीशन मैं एक्सेलरेशन वाली बता रही हूँ। मान लो आपको पता है अब भी क्या मिलेगी, स्लोप ऑफ dx बाय dt से तो वेलोसिटी ही मिलेगी, और बॉडी किससे मूव करे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। इसका मतलब ऐसे आएगा अगर आप बढ़ रहे हैं, ठीक है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये आ जाएगा। क्योंकि देखो dv बाई dt से में एक्सेलरेशन मिलता है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, इसीलिए वाला ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक्सेलरेशन था ही कांस्टेंट, तो ये इधर आ जाएगा ऐसे। अब मान लो थर्ड केस, बॉडी मूव्स कांस्टेंट रिटार्डेशन आ जाए, रिटार्डेशन होगा तो ये वाला ग्राफ बनेगा, नेगेटिव स्लोप आ जाएंगे बस इसमें, ये ग्राफ नीचे बनेगा इधर। क्यों नेगेटिव है, कर लीजिए आप इसको नोट। पढ़ लिया हमने, ठीक है, नोट कर लिया आपने। चलिए आगे, रिलेटिव मोशन। अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन के बारे में। ठीक है, क्या होता है कि जैसे वेलोसिटी होती है, एक तो होती है बॉडी की रियल वेलोसिटी, ठीक है, और एक होती है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव का मतलब ये होता है कि किसी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। जैसे देखो मान लो एक पर्सन है ना, जैसे वो पेड़ के नीचे खड़ा है, एक वहीं पे गाय खड़ी है, मैंने उस इंसान से पूछा जो पेड़ के नीचे खड़ा है कि ये गाय की वेलोसिटी क्या है, ठीक है, वो तो बोल रहा है कि रेस्ट में है, ये तो चल ही नहीं रही गाय, तो क्या कह रहा है, चल ही नहीं रही गाय, ठीक है। और एक मैंने उस इंसान से पूछा जो ट्रेन के अंदर बैठा है, किसके अंदर बैठा है, ट्रेन के अंदर, तो जैसे मान लो ट्रेन ऐसे जा रही है, ट्रेन की वेलोसिटी है कुछ 10 मीटर पर सेकंड, तो वो ट्रेन में से बैठे बैठे उसका को देख रहा है, ट्रेन चले जा रही है अपनी वेलोसिटी से, तो वो क्या कहेगा, वो इधर जा रहा है, उसको का इधर आती पीछे छूटती नजर आएगी 10 मीटर पर सेकंड से, तो वो कहेगा कि काय की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड पीछे जा रही है। ठीक है, वैसे एक्चुअल में है क्या, काउ तो रेस्ट में ही है, उसको लग रहा है ना ट्रेन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वो मोशन के अंदर है अभी। तो जो इंसान पेड़ के नीचे था उसने जो बताई थी उसकी रियल वेलोसिटी थी, क्योंकि काउ रेस्ट में थी। और जो ट्रेन के अंदर है, ट्रेन के अंदर जो इंसान है, जो वो बता रहा है वो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है। ठीक है, तो वैसे अब क्या है कि जो पेड़ के नीचे जो इंसान खड़ा था उसने जो काउ की वेलोसिटी बताई है ना, ग्राउंड रिस्पेक्ट में बताई है, किसके रिस्पेक्ट में बताई है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तभी वो रेस्ट में है। ठीक है, तो हम यही पढ़ेंगे अब इसमें कि रिलेटिव मोशन, अब जैसे रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो ये इंसान है ना, ये 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है इधर, ठीक है, और ये 30 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, पहले देखो इसको पढ़ते कैसे हैं, ये पता होना चाहिए आपको, कैसे बोलते हैं इसको, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए की वेलोसिटी बताओ बी के रिस्पेक्ट में, है ना। जैसे इंसान है मान लो 30 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा था, अब ऐसे पीछे मुड़ के देखे कि इसकी वेलोसिटी क्या है, ये कहाँ, मतलब उधर ही आ रहा है, कितना मूव कर रहा है। ठीक है, तो ए की वेलोसिटी बतानी है इसके रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में बतानी है ना, जैसे ए की बतानी है बी के रिस्पेक्ट में, तो इस बी वालों को रोक दो और इसकी वेलोसिटी इसको पलट के दे दो, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड थी ना, तो इसको यहाँ पे दे दो 30 मीटर पर सेकंड। अब बताओ 30 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है, तो कितनी आ जाएगी, 20 आई कैप, और इधर आएगी नेट यानी -20 आई कैप। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में बतानी है उसी को रोक दो। मान लो केस नंबर सेकंड ये रहा, ये भी ए से, मान लो मैं यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड से आ रही हूँ,
1% यहाँ से आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड ऐसे, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इस ए वाले बंदे को ए की बतानी है इसके रिस्पेक्ट में, मतलब इसको क्या दिखेगा, ए की बतानी है इसके रिस्पेक्ट में। तो क्या करो, ए की बतानी है बी के रिस्पेक्ट में, तो इस बी वाले की रोक दो और इसको इसकी 30 मीटर दे थी, आप इसको इधर दे दो 30 मीटर पर सेकंड। 30 भी इधर है 10 भी इधर, कितनी आ जाएगी 40 मीटर पर सेकंड, और किधर आएगी इस डायरेक्शन में, मतलब 40 आई कैप, ठीक है। केस 3 एंड केस 4 ट्राई कीजिए आप इसको। देखो केस नंबर 3, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इस ए की बतानी है इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में बतानी है ना, इसको काट दो, इसकी 40 मीटर पर सेकंड यहाँ पे थी, इसको यहाँ दे दो पलट के, 40 भी यही है 20 भी यही है, नेट कितनी आ गई 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इस डायरेक्शन में माइनस आई कैप यानी माइनस 60 आई कैप, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी वाले को यहाँ काट दो, इस वाली इधर से 10 मीटर पर सेकंड से बंदा इधर आ रहा है ना, इसकी पलट के इसको इधर दे दो, तो 40 इधर है एंड 10 इधर है, तो नेट कितनी आ जाएगी माइनस 30 आई कैप इधर, ठीक है। चलिए आगे, अब देखो वेलोसिटी ऑफ ऑल व्हीकल्स आर गिवन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब ये सारे जो व्हीकल है ना इनकी वेलोसिटी गिवन है, बट जो वेलोसिटी है ना ये इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में गिवन है, मतलब जो बी ग्राउंड पे खड़ी है उसके रिस्पेक्ट में इनकी वेलोसिटी गिवन है। अब आपसे क्या पूछा गया, वेलोसिटी ऑफ ऑटो विद रिस्पेक्ट टू स्कूटर, वेलोसिटी ऑफ ऑटो विद रिस्पेक्ट टू स्कूटर, मतलब इस स्कूटर वाले को ऑटो की वेलोसिटी क्या नजर आएगी, ठीक है। तो ऑटो कहाँ पे है भाई, ये नहीं, और स्कूटर कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। तो ऑटो की बतानी है स्कूटर, ऑटो की बतानी है स्कूटर के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में बतानी है उसको काट दो, ठीक है। ये 10 इधर से जा रहा था ना, तो इस ऑटो वाले को पलट के यहाँ पे दे दो 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे आ गई नेट कितनी 30 प्लस 10 40 मीटर पर सेकंड, और इधर माइनस एक्स एक्सिस में आ रही है मतलब माइनस 40 आई कैप, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू स्कूटर, ये जो ट्रेन है ये यहाँ पे जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। स्कूटर के रिस्पेक्ट में था नहीं, स्कूटर यहाँ पे जा रहा है 10 से, तो पलट के यहाँ पे दे दो इसको 10 मीटर पर सेकंड, तो नेट कितनी आ गई अब इसके पास, 10 तो इधर है और 5 इधर है, तो इसकी नेट कितनी आएगी -5 आई कैप, डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो यही बताना है कि पहले तो आपको पता होना चाहिए किसकी किसके रिस्पेक्ट में बतानी है, वेलोसिटी ऑफ ऑटो विद रिस्पेक्ट टू स्कूटर, ठीक है। ऑटो की बतानी है, स्कूटर के रिस्पेक्ट में स्कूटर वाली रोक दो और उसको पलट के ए वाले को दे दो। वेलोसिटी ऑफ ऑटो विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ऑटो की बतानी है ट्रेन के रिस्पेक्ट में, जिस ट्रेन वाली को इधर जा रही है ना, इसको इधर दे दो पलट के, 30 और 5 35 एंड किधर है इधर माइनस एक्सिस में, मतलब -35 आई कैप, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस, स्कूटर की बताओ, ये रहा बस के रिस्पेक्ट में, बस इधर जा रही है ना, तो इसको पलट के यहाँ पे दे दो 10 और 15 25, और इधर प्लस में 25 आई कैप, monkey A and monkey B are climbing on inclined plane each with speed 20 मीटर पर सेकंड फाइंड, एक मंकी ए है और एक मंकी कैब बी, ठीक है, किसी इंक्लाइन प्लेन पर जा रहे हैं मतलब ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है। एंगल दे रखा आपको 30 डिग्री, तो आपको ए मंकी वेलोसिटी ऑफ मंकी ए विद रिस्पेक्ट टू मंकी बी, इस ए वाले की बतानी है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको रोक के इसको दे देंगे, पहले तो हमें इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, देखो जैसे ये आपको पता 30 डिग्री है, तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 डिग्री है ना, तो इस 20 मीटर पर सेकंड के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, कैसे,
यहाँ तो आ जाएगा कोस कंपोनेंट 20 कोस 30, और ऊपर इधर क्या बनेगा 20 साइन 30। सेम इसमें भी ऐसे रहेगा 20 कोस 30 और 20 साइन 30। साइन 30 कितना होता है 1/2। नेट कितना आ गया ये 10। तो ये भी कितना आ रहा है यहाँ पे 10 ही आएगा कि 20 साइन 30 है ना, साइन 30 1/2 होता है। अच्छा ये बताओ कोस 30 क्या होता है √3/2। ये आ गया 10√3। ये भी कितना आ जाएगा यहाँ पे 10√3। अब देखो ये मान लो ये मंकी ए है ना, और ये मान लो मंकी बी है। इसके पास कितनी है ऊपर 10 है, और इधर कितनी है 10√3 है, और इसके पास भी 10 है ऊपर, और यहाँ पे कितनी है 10√3 है। वेलोसिटी ऑफ मंकी ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इस ए वाले की बतानी है इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको रोक दो और इसको पलट के दे दो। यहाँ पे 10√3 थी, इधर आ जाएगी 10√3। ये 10 ऊपर थी, 10 कहाँ आ जाएगी नीचे। ये इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे 0। अब नेट कहाँ पे आ रही है 10√3 प्लस 10√3 20√3, और इधर आ रही है माइनस में, यानी -20√3 आई कैप। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ मंकी बी विद रिस्पेक्ट टू मंकी ए। अब देखो इस बी की बतानी है इसके रिस्पेक्ट में, तो इस वाले को रोक दो, इसको पलट के दे दो, ठीक है। तो यहाँ 10√3 थी ना इसकी, यहाँ पे इसको पलट के दे दी। यहाँ पे यहाँ 10 ऊपर थी, इसको नीचे दे दी 10 यहाँ पे। ये इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, कितने हो जाएंगे 20√3। और आपको पता है वहां पे कौन सी डायरेक्शन होती है आई कैप, 20√3 आई कैप पॉजिटिव में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Two cars are moving with speed 20 meter per second and 40 meter per second as shown in figure. Gap between them is 300 meter. Find time of collision. आपको दो कार दे रखी हैं, ठीक है, दोनों की वेलोसिटी दे रखी है। मतलब एक 20 मीटर पर सेकंड से आ रही है, एक 40 मीटर पर सेकंड से। इनके बीच का डिस्टेंस भी गिवन है ना, गैप भी गिवन है। तो फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन, आपको टाइम बताना है। तो देखो टाइम बताओ कैसे बताएंगे। पहले तो देखो टाइम बताएंगे हम, गैप मान लो चाहे तो आप इन कार के बीच का, फिर डिस्टेंस है ना, और क्या रिलेटिव वेलोसिटी। आपको किसी के भी रिस्पेक्ट में नहीं पूछा, आप किसी को एक को भी, किसी भी एक को रेस्ट में मान लो, किसी को भी मान लो, इसकी इसके रिस्पेक्ट में बता दो, चाहे उसको इसके रिस्पेक्ट में बता दो। मान लो इसको रोक लेते हैं, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड से जा रही थी ना, इसको यहाँ पे दे दो पलट के। तो नेट कितनी आ गई रिलेटिव वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड है ना। हमें रिलेटिव वेलोसिटी लेनी है। मान लो इसको हमने रोक दिया और पलट के उसको दे दी, कितनी आ गई 60 मीटर पर सेकंड। तो टाइम निकालना था, गैप या डिस्टेंस कितना गिवन है 300, और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई 60, तो कितना आ गया टाइम 5 सेकंड। ठीक है, ट्रिक है निकालने की। टाइम कैसे निकालेंगे, गैप बाय रिलेटिव वेलोसिटी। फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन ऑफ टू कार्स। अब आपको टाइम ही बताना है, लेकिन देखो इसमें अब आपको एक्सेलरेशन भी गिवन है और वेलोसिटी भी गिवन है, ठीक है। किसी को भी रेस्ट में मान लो, आप इसको मान लेते हैं रेस्ट में, है ना। तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इधर थी, इसको पलट के यहाँ दे दी वेलोसिटी। एक्सेलरेशन भी गिवन है, इधर पलट के दे दिया इधर। तो एक्सेलरेशन तो 10 इधर हो गया और 10 इधर हो गया, इक्वल एंड अपोजिट, ये तो 0 हो जाएगा एक्सेलरेशन तो। लेकिन वेलोसिटी कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकंड, रिलेटिव वेलोसिटी आ गई है ना। टाइम बताना था आपको, तो कैसे बताओगे, गैप बाय में रिलेटिव वेलोसिटी। गैप कितना है 100, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ रही है 20, है ना। तो टाइम कितना आ गया 5 सेकंड।
कर लीजिए आप इसको नोट। चलिए आगे देखो, इसको मान लो रेस्ट में और इसकी पलट के दे दो इधर। 20 इधर थी ना, अब 20 इधर दे दी इसको, तो 20 इधर है और -20 इधर है, तो वेलोसिटी तो नेट आ रही है अब 0, रिलेटिव वेलोसिटी। एक्सेलरेशन 5 इधर था, पलट के आपने इधर दे दिया, लेकिन एक्सेलरेशन नेट कितना आ गया, 5 + 5 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी 0 आ रही है। अब टाइम इज इक्वल टू गैप बाय रिलेटिव वेलोसिटी तो हमें चाहिए होती है, वेलोसिटी हमारे पास 0 है। ठीक है, तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, वैसे तो सारे इसी से हो जाएंगे, लेकिन वो ट्रिक थी जल्दी होने की। हाफ AT², ऐसे यहाँ पे कितना गिवन है 80, वेलोसिटी कितनी थी 0 थी, हाफ, एक्सेलरेशन कितना है आपके पास अभी 10 है ना, और T² आपको बताना है। टाइम कितना आ गया 4 सेकंड, डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अभी देखो ये वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक रहे हैं, लेकिन एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा, नीचे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब ये बॉडी आप ही नीचे रही है, इसमें तो ए नीचे लगेगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, किसी एक को रेस्ट में मान लो इसको मान लिया रेस्ट में। ठीक है, ये 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही थी, तो अब नीचे दे देंगे इसको पलट के। ये 10 मीटर पर सेकंड नीचे था, इसको पलट के ऊपर दे दिया, ये तो इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन 0 आ गया, लेकिन वेलोसिटी कितनी आ गई, नीचे 40 थी और 20, ये 60 होगी। ठीक है, आपको टाइम ही बताना था, तो गैप कितना है 180 और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई 60। ठीक है, तो टाइम कितना आ गया 3 सेकेंड। ठीक है, इसमें आप कंपोनेंट ले लीजिए, टाइम निकालना है ना, एक इधर कंपोनेंट आएगा और एक इधर और एक इधर और एक इधर। इधर कितना आएगा 40 cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, यानी आ गया 20, और ये आ जाएगा 40 sin 60, sin 60 होता है √3/2, 20 √3 है ना, तो ये सेम ही आएंगे कंपोनेंट, तो ये 20 और ये 20 √3। ठीक है, किसी एक को रेस्ट में मान लो, इसको रेस्ट में मान लिया। ठीक है, इसकी पलट के इधर दे दो, इधर 20 थी तो ये 20 इधर आ जाएगी, ये ऊपर थी 20 √3 नीचे आ जाएगी, है ना, तो ये तो इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट हो जाएगी। नेट रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई 40, तो टाइम कैसे निकालेंगे, गैप कितना है 200 और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई 40, 5 सेकेंड, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, uh, 210 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। ये जो ट्रेन है ना, ये 25, ये गैप तो 210 मीटर का है, ये 25 मीटर पर सेकेंड से जा रही है ना, और स्मॉल बर्ड इज फ्लाइंग ड्यू टू साउथ अबव द ट्रेन, ये ट्रेन के ऊपर से जा रही है, कितने से 5 मीटर पर सेकेंड से। द टाइम टेकन बाय द बर्ड टू क्रॉस द, इस बर्ड को इस ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा आपको ये बताना है। तो देखो, आप इन दोनों में से किसी भी एक चीज को रेस्ट में मान लो, किसको मानने, इसको मान लेते हैं ना, इसको पलट के इधर दे दो 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम बताना है ना पहले केस में, तो गैप कितना था 210, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई 25 + 5 30, 7 सेकेंड, बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, टू ट्रेन ईच 50 मीटर लॉन्ग, दो ट्रेन है
50 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, 10 मीटर, एक की 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, मान लो इसकी इधर और इसकी इधर है, ठीक है। द टाइम ऑफ क्रॉसिंग, इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। मान लो ये ट्रेन को क्रॉस कर ले, मतलब ये ट्रेन यहाँ पे आ जाए, ठीक है। इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। किसी भी एक को रेस्ट में मान लो, किसको मानने, इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको पलट के इधर दे देंगे 15 मीटर पर सेकंड, है ना। तो टाइम निकालने, आपको पता है 50 ये ट्रेवल करेगी, ठीक है, और 50 ये करनी पड़ेगी, 100 हो गया गैप तो। और वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 25, 15 प्लस 10 तो कितना आ गया 4 सेकंड, आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। दो ट्रेन थी 50 मीटर, एक 10 मीटर पर सेकंड से आ रही थी 15 मीटर पर सेकंड से, तो पहले इतना गिवन है, ठीक है। इसको क्रॉस करने में, मतलब इसको क्रॉस करके यहाँ पे आ जाएगी, तो ये पूछेगा कितने टाइम में क्रॉस करेगी, ठीक है। आपको होता है कि 50 मीटर तो ये होगा बॉडी का, है ना, इसी से ट्रेवल कर रही है, और 50 ये हो जाएगी नेट, ठीक है। तो 100 मीटर आ जाएगा, और वेलोसिटी इसकी पलट के इधर दे दी 25 मीटर पर सेकंड, तो कितना आ गया टाइम का 4 सेकंड, ठीक है। बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।